गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रतीक सिंह। आज हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। चलिए पढ़ते हैं। नेशनलिज्म इज ए फीलिंग ऑफ वननेस, टुगेदरनेस एंड कॉमन कॉन्शियसनेस बेस्ड ऑन पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल एंड अदर फैक्टर्स। राष्ट्रवाद एक भावना है। कैसी भावना? तो एकता की भावना, साथ साथ रहने की भावना, एक साझा विरासत की भावना। तो साझा विरासत किसके आधार पे? तो पॉलिटिकल के आधार पे, इतिहास के आधार पे और लैंग्वेज के आधार पे, पेंटिंग के आधार पे, किसी भी बेसिस पे एक कॉमन आइडेंटिटी, वननेस और टुगेदरनेस लोगों के बीच हो और वही फीलिंग लोगों के बीच हो, तो उसे हम नेशनलिज्म कहते हैं, यानी राष्ट्रवाद। The feeling of nationalism took the shape of imperialism in 19th century। और यही राष्ट्रवाद की भावना ने 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद का स्थान ले लिया। ठीक है। The Balkan was a region of geographical and ethnic variation। बाल्कन रीजन था मेडिटेरियन सी के बगल में छोटे छोटे कंट्रीज थे। ठीक है, यही कंट्रीज के एरिया को बाल्कन रीजन कहते थे। आज के डेट में रोमानिया, बुल्गारिया, मैकेडोनिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, ये सब उस समय बाल्कन रीजन थे। ठीक है, तो इनहेबिटेंट्स ऑफ द रीजन आर नोन एज स्लैव्स। और यहाँ के लोगों को, बाल्कन रीजन के लोगों को स्लैब कहा जाता था। स्लैब्स कहा जाता था बाल्कन रीजन के लोगों को। नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लीड यूरोप टू डिजास्टर। राष्ट्रवाद किसके संग? जब राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद में बदल गया तो उसने पूरे यूरोप को बर्बादी की तरफ ले गया। ठीक है, पूरे यूरोप कंट्रीज को बर्बादी की तरफ ले गया। पूरे कंट्रीज का इकोनॉमिक डाउन हो गया। ठीक है, बहुत बर्बाद हुआ यूरोप। द पॉलिसी ऑफ एक्सपैंडिंग कंट्रीज इन पावर बाय द यूज ऑफ मिलिट्री और अदर मींस इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म। अपने कंट्री को बढ़ाने की नीति, किसी भी कंट्री को अगर बढ़ाता है विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री और अदर मींस, थ्रू डिप्लोमेटिक, थ्रू एलियंस, थ्रू पॉलिटिकल, थ्रू सोशल, थ्रू रिलीजन, थ्रू लैंग्वेज। ठीक है, किसी भी बेसिस पे अगर कोई कंट्री अपने आप को एक्सपेंड करता है तो उसे हम नेशनलिज्म नहीं, इंपीरियलिज्म कहते हैं, साम्राज्यवाद कहते हैं। ठीक है, तो वही कैसे ये राष्ट्र साम्राज्यवाद ने पूरे यूरोप को बर्बादी की तरफ ले गया, देखते हैं। बाल्कन पेनिनसुला हैड बीन अंडर द रूल ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस लॉन्ग। ये जो बाल्कन रीजन था वो बहुत लंबे समय से ऑटोमन एम्पायर के अंदर था। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था। उसके बाद जब ऑटोमन एम्पायर का पतन होने लगा, कमजोर होने लगा, तो उसके बाद जो लोग अब कंट्री से उसने अपने आप को इंडिपेंडेंस खोज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ऑटोमन एम्पायर के शासकों ने जो जब कमजोर हो गए थे उन्हें कुछ मॉडर्नाइजेशन लाई, इंटरनल रिफॉर्म्स लाई, लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ और सभी कंट्रीज ने अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दी। जैसे मैकेडोनिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, बुल्गारिया, सभी कंट्रीज ने अपने आप को धीरे धीरे इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। उसके बाद जब इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया तो सब कंट्री चाहते थे कि हमें ज्यादा जमीन मिले। क्यों? ज्यादा जमीन मिलने से रिसोर्स बढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल रिसोर्स। ठीक है, फिक्स कि हर रिसोर्स बढ़ेगा और रिसोर्स बढ़ने के कारण इंडस्ट्री बढ़ेगी। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा कंट्री का। इसी के चलते सब कंट्रीज अपने आप को ज्यादा जमीन हड़पने लिए तैयार थे और इसलिए हमेशा एक दूसरे से लड़ने झगड़ने के लिए भी तैयार थे। ठीक है, तो कभी इससे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। उसके बाद इसी मामले में बिग पावर्स ने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। बिग पावर्स कौन? रशिया, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सभी कंट्रीज ने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया बाल्कन रीजन के झगड़े में। ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि यहाँ पे सी था। देखिए, सपोज कि रोमानिया और बुल्गारिया में वार हुआ। रशिया ने रोमानिया का साथ दिया, इंग्लैंड ने बुल्गारिया का। रोमानिया साथ रशिया कंट्री जो थे वो हर तरफ साथ दे रहे थे, मिलिट्री का हेल्प दे रहे थे, इकोनॉमिक हेल्प दे रहे थे। ठीक है, हर तरीके का हेल्प दे रहे थे इन बाल्कन स्टेट्स को। तो मान लीजिए कि रोमानिया ने आधा पार्ट जीत लिया बुल्गारिया का, तो उससे फायदा हुआ रशिया को, जिसने रोमानिया को सपोर्ट किया कि उस सी के थ्रू आते थे, आसान था ट्रेड करने के लिए। ट्रेड फ्री में ट्रेड करेंगे,
जहां मन वहां पॉट बनाएंगे, फ्री में ट्रेड करेंगे, फ्री में कम दामों पे किसानों से खरीदेंगे, जैसे भारत में ईस्ट कंपनी करती थी। तो इसलिए इन बिग पावर्स का फायदा होता था, इसलिए उन्होंने सपोर्ट करना चालू किया। और इसी चलते छोटे मोटे वार्स ने लड़ते लड़ते पूरी तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वार का रूप दे दिया। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में सब कंट्री आए रहे, क्योंकि सोचते थे कि 1-2 साल में कंट्री वार खत्म हो जाएगा, हमें खूब प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो कंट्री जीतेगा उसको पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसी के चलते सब कंट्री इसमें जुटने लगे। भारत ने भी इसमें पार्ट लिया था इंग्लैंड की तरफ से, ठीक है। दूसरी बार फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब 1918 में खत्म हो गया और ट्रीटी ऑफ वियना आएगी 1919 की, तो उसके बाद अब पढ़े होंगे कि जर्मनी की क्या हालत थी। तो इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वार ने पूरे यूरोप को बर्बादी की तरफ ले गया। और आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज रीडिफाइंड। राष्ट्रवाद की फिर से परिभाषित किया गया, ठीक है। वहां उसके से साम्राज्यवाद को हटा दिया गया, फिर से परिभाषित किया गया। और आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार द पीपल ऑफ कॉलोनीज जॉइंड वेरियस मूवमेंट्स अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स। और जो उपनिवेशवाद लोग थे, कॉलोनियल पीपल थे, से इंग्लैंड का कॉलोनी कौन था, तो इंडिया है, ठीक है। तो वहाँ इंडिया के लोगों ने भी बहुत सारे मूवमेंट चलाए आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। सत्याग्रह मूवमेंट एंड कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, बहुत सारे मूवमेंट चलाए। तो जहां जहां पे फॉरेन रूलर का कब्जा था, वहां के लोगों ने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बस यही था नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। थैंक यू।